हाँ जी बेटा जी, तो पीजीबीपी को और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हम 35 एडी की बात कर रहे थे। मैंने मेन चीजें आपको सारी करवा दी थी। अब सर ये मेरे ना कुछ पैरा बचे हुए हैं, ये आप देखना क्या कहते हैं। यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि एसेट टू बी यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर 8 ईयर। तो सॉर्ट ऑफ लॉक इन पीरियड वाली फीलिंग कि हाँ जी आपने हैवी डिडक्शन ले ली है, अब आप इसको किसी बिजनेस में यूज करो। तो यहाँ वो कहता है कि सेक्शन 35 AD 7A provides any asset in respect of which deduction is claimed and allowed under 35 AD shall be used only for specified business for the period of 8 years beginning with the previous year in which such asset is acquired or constructed. सिंपल बात कही है कि भाई अगर आपने एसेट खरीद लिया और 35 AD का बेनिफिट दे लिया तो 8 साल स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ही यूज करना है, ये लॉक इन पीरियड है। अब क्या क्या हो सकता है इन 8 सालों में? अगर तो सर आपने एसेट बेच ही दिया, मतलब सिंपल सी बात है, अगर बेच दिया तो ये तो ऐसा होता है कि कभी भी बेच दो आप। जब भी बेचोगे 35 एडी का एसेट, 35 एडी में यूज करने के बाद बेच रहे हो मान लो, दूसरे किसी बिजनेस में लाए बगैर, ये सुनना पूरी बात। 35 एडी हॉस्पिटल, 100 बेडेड, मशीन लगाई, यूज की, बेच दी, तो क्या होगा? इफ एनी एसेट ऑन विच डिडक्शन अंडर 35 एडी हैज बीन क्लेम्ड एंड अलाउड इज डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड, डिस्कार्डेड, तो जितना भी पैसा आएगा वो सेक्शन 28 में आपकी बिजनेस इनकम बनेगा। ये जो मैंने पहले दिन आपको बिजनेस इनकम दिखाई थी सेक्शन 28 में, नॉन कम्पीट फीस दिखाई थी जहां, वहां जाके देख लें, यही लिखा होगा। दिस डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द केस वेयर द एसेट ऑन विच 35 AD हैज बीन क्लेम्ड इज यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन द स्पेसिफाइड बिजनेस। मतलब यहाँ पे हमने ये चीज देखनी है कि भाई अगर वो अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस में चला गया तो क्या होगा। तो अगर सिंपल सेल है तो भाई आप ये मानेंगे कि ये बिजनेस इनकम तो आएगी। अब अगर आपने एसिड यूज किया फॉर एनी अदर बिजनेस अदर देन द स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 ईयर्स, मतलब आपने अपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एसिड खरीदा, डिडक्शन ली, और यहाँ से मुन्ना अब आप नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में उसे ले गए, वहां यूज करने लग गए, तो यहाँ कलेश होगा थोड़ा सा। अब देखना क्या होता है। एज पर 35 AD 7B, if the asset is used for any purpose other than the specified during the 8 years beginning with the previous year, जब वो खरीदा गया था, to total amount of deduction so claimed and allowed in any previous year in respect of such asset as reduced by the deduction allowable in accordance with the provision of section 32 as if no deduction under 35 AD shall be deemed to be your income under the head PGBP। करे तो बहुत इंग्लिश बोल गया है, क्या कहना चाहता है? अब कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता मुन्ना, थोड़ा ध्यान दो तो तुम्हें भी समझ आ जाएगा। ये कह रहा है कि भाई मान ले तूने एक मशीन खरीदी स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए 100 करोड़ रुपए की, तो उस पर 35 एडी की डिडक्शन ले ली, 100 करोड़ की डिडक्शन ले ली। अब उस मशीन को 2 साल बाद ही तूने अपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में डाल दिया, तो सरकार को चीटिंग फील हो रही है कि स्पेसिफाइड बिजनेस दिखा के डिडक्शन लेके अब भाई दूसरे काम में डाल दिया। अब इन्होंने कहा कि इस ऐसा करने से अगर ये 8 साल के अंदर हुआ है तो आपकी बिजनेस इनकम एक स्पेशल तरीके से निकाली जाएगी। देखो कैसे निकाली जाएगी। इन्होंने बोला कि आपने टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो क्लेम की थी वो बतानी है। सर हम कहेंगे जी 100 करोड़। अब 100 करोड़ को आपकी इनकम बना दूं तो अच्छा नहीं लगता कि 35 एडी में आपने 100% डिडक्शन दी, 2 साल बिजनेस में चीज यूज हुई है। अगर 35 एडी ना भी होता तो डेप्रिसिएशन तो मिलती। डिडक्शन अंडर 35 एडी उठाओ माइनस द डेप्शन फॉर दीज 2 ईयर्स। अब सुनो पूरा वहां से डायरेक्ट देखो। 35 एडी की डिडक्शन उठा ली, हाँ जी। अब किससे रिड्यूस करो? अमाउंट ऑफ डेप्शन अलाउबल इन अकॉर्डेंस विद 32 सेक्शन, डेप्शन का ही सेक्शन है, ऐसे मान के जैसे 35 एडी हुआ ही नहीं है। अब जो 2 साल की डेप्शन, अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसका रेट रूट क्या था। 100 करोड़ में से मान लो 2 साल की डेप्शन लेस होती है 28 करोड़, तो बचे हुए 72 करोड़ सरकार आपसे बिजनेस इनकम पे टैक्स लेगी। लेकिन मुन्ना तू 100 की डिडक्शन ले गया, स्पेसिफाइड बता के 100 की डिडक्शन ले गया, डिडक्शन तेरी 28 की बनती थी, तो बाकी 72 की वापस कर दे। ये है कहानी सर इस पॉइंट की। अब दूसरी बात, सर फिर हमें जो ये अब नॉर्मल बिजनेस में चला गया है तो वहां डेप्रिसिएशन मिलेगी क्योंकि डिडक्शन तो हमारी पार्शियली वापस होगी है। हाँ जी बेटा बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, मिलेगी। इन सच अ केस एज पर प्रोविजन टू एक्सप्लेनेशन 13 to 43(1),
ये 43(1) जी एक्चुअल कॉस्ट का सेक्शन है, उसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 13 ये कहती है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एज रिड्यूस बाय डेप्शन, कितने पे, ये सेम चीज पे 100 करोड़ में से डेप्शन माइनस कर लो, उतने पे ब्लॉक पे एंटर कर देना और अपने नॉर्मल बिजनेस में डेप्शन लेनी शुरू कर देना। ये प्रॉब्लम आती है जो पहले 8 साल के अंदर आप ये चीज करें। देन उसके बाद तो वो जो ब्लॉक का हिस्सा है कल को बिकेगा तो वहां से बिकेगा भाई, वो वहां पे देखा जाएगा। अब इस पे भी एक क्वेश्चन कर लो। मिस्टर अर्नव इज अ प्रोप्राइटर हैविंग 2 यूनिट्स। यूनिट ए कैरी ऑन अ स्पेसिफाइड बिजनेस, जिसमें उसने एक वेयर हाउसिंग फैसिलिटी लगा दी है, स्टोरेज ऑफ शुगर, शुगर आपको याद होगा, यस। यूनिट बी कुछ नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस करता है, एडिबल ऑयल ही होता है आईसीआई का हमेशा, तो एडिबल ऑयल का धंधा वहां है। यूनिट ए ने काम शुरू किया इस दिन, रिडक्शन ली 1 करोड़ की, 2 बिल्डिंगें खरीदी गई थी। However, in फरवरी 26 वन ऑफ द बिल्डिंग वाज ट्रांसफर टू यूनिट बी, जो 24-25 वहां रही बिल्डिंग, 25-26 में तो यहाँ आ गई। सर ये तो 1 साल में हो गया, कहानी होगी अब वो कहता है जी सिंस कैपिटल एसेट जिसपे आपने 50 लाख की डिडक्शन क्लेम कर रखी थी यूनिट ए वाले में, वो आपने यूनिट बी में डाल दिया है, अब डीमिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगी, आपको बिजनेस इनकम दिखानी पड़ेगी। ये आपकी जी कॉस्ट जिसकी डिडक्शन मिली थी, वो 1 साल की डिडक्शन लेस हो पाएगी बेटा, क्योंकि 24-25 ही बीता, 25-26 तो आपने बीतने ही नहीं दिया, उससे पहले तो एसेट इधर आ गया, तो ये आपकी जी इनकम है। अब ऐसे सवाल आप सोचो जो आप रोते हो, यही वाला पेपर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, भाई ये तो बैंड बज जाए अगर किया ना हो पहले। अब साथ साथ उसने ये भी बता दिया कि एक्सप्लेनेशन 30 लग जाएगी 43(1) की, और उस वजह से आपको नॉर्मल बिजनेस में 45 लाख के ऊपर डेप्शन लगाने का मौका भी दिया जाएगा। जरूरी बातें हैं बेटा, सारी बहुत जरूरी बातें होती हैं। फिर उसके बाद जी एक छोटा सा सेक्शन यहाँ और भी देख सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 35D बात करता है इसकी, कि अगर बिजनेस को स्टार्ट करने में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने अक्सर सुना कि होते हैं, ये थोड़ी डीप बातें करेगा, स्टार्ट की तो बात करेगा ही, एक्सपेंशन की भी बात करेगा। सेक्शन 35D प्रोवाइड्स फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस incurred by Indian companies and other non-corporate taxpayers for establishing the business concern और expansion of business concern। देखो दो बंदे एलिजिबल हैं, एमसीक्यू की तैयारी कर लो, इंडियन कंपनी और दूसरा रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर। बेटा आपकी फॉरेन कंपनी इसमें एलिजिबल नहीं है, क्योंकि रेजिडेंट कौन से वाला, नॉन कॉर्पोरेट, या आप इंडियन कंपनी होंगे या आप रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट होंगे तो डिडक्शन ले पाएंगे, इसलिए फॉरेन कंपनी यहाँ नहीं है। तो नीचे आप देख भी सकते हैं, ये दोनों फिर से लिख दिए गए हैं। अगर तो आप नई कंपनी है तो एक्सपेंसेस जो आपने कमेंसमेंट से पहले किए, जो हम अकाउंट्स में कहते हैं, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, उसकी डिडक्शन होगी। और अगर आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस की एक्सटेंशन कर रहे हैं, कोई भी आप एक्सटेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं बिजनेस की, तो उसके तहत जो खर्चे होंगे वो भी प्रीलिम माने जाएंगे। सर कितने की डिडक्शन दोगे? सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की डिडक्शन यहाँ 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है। अकाउंट्स में हम अडहॉक डिडक्शन ले लेते हैं, फर्स्ट ईयर में पूरी डिडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि वहां AS 26 कहता है कि ये इंटेंजिबल नहीं है, इसे आपको राइट ऑफ करना होगा। इनकम टैक्स वाले 5 इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन देते हैं, 1/5 अलाउबल एज डिडक्शन 5 सक्सेसिव ईयर, जिस साल आपका बिजनेस शुरू होता है, या अगर एक्सपेंशन वाले हैं तो जिस साल एक्सपेंशन का काम खत्म होता है। मतलब अगर आपने बिजनेस 2020-21 में नया खोला तो 20-21 द फर्स्ट ईयर, फिर 21-22 ऐसे, फिर आगे जाके कभी इस बिजनेस की एक्सपेंशन के प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हुए, मान लो 27-28 में, उन प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का फर्स्ट ईयर ये होगा, ये पूरा पढ़ना आपने। एलिजिबल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बता रखे हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सारा। अब इसमें कहता है जी एसएससी हैज टू फर्निश अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द पर्टिकुलर ऑफ दीज खर्चा, कि कितना कितना खर्चा हुआ, तो ये सारा आपको सबमिट करना पड़ेगा रिटर्न के साथ। फिर लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एनी एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सेटअप ऑफ बिजनेस। फिर कंपनी के केस में जो हम शुरू से सुनते आए हैं, MOA, AOA, ये सब बनाना, प्रिंट कराना, कंपनी को रजिस्टर कराना, पब्लिक इशू का खर्चा, ये सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के अंदर है। फिर उसके बाद जी इसमें एक कैपिंग होती है, कि अगर आप ये शो करोगे कि आपको बिजनेस कमेंस करने में आपके 1 करोड़ रुपए के प्रीलिम एक्सपेंस हो गए हैं, तो उसका 1/5 करके डिडक्शन 20 लाख की मिल जाए, तो इतना आसान नहीं है। इसमें एक लिमिट है, maximum aggregate amount of qualifying expenses that can be amortized is 5% of the cost of project। प्रोजेक्ट कॉस्ट देखी जाएगी, उसका 5%। अब जैसे मैं अपने एग्जांपल में वापस, मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट
कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 15 करोड़, उसका 5% तो बनता है सर 0.75 CR, और आप कह रहे हो 1 CR। नो, मैक्सिमम लॉ होगा 0.75, ये ध्यान रखना। अगर आप कंपनी हो, कंपनी में एक और ऑप्शन दी जाएगी कि ये 5% या तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का कर लो या 5% कैपिटल एम्प्लॉयड का कर लो, जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, अगर आपके एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इन क्वालिफाइंग अमाउंट से ज्यादा है तो एक्सेस वाला इग्नोर होना, ये बात तय है। नीचे लिखा हुआ है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, अगर आप रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट से सी, फिर उसका जी 1/5 क्वालिफाइंग अमाउंट का, अभी करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। और यहाँ पे 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड किया जा सकता है अगर आप इंडियन कंपनी। चलो अब पेपर पे आते हैं कि पेपर में ये कैसे आएगा और कैसे रिएक्ट करना है। सर पेपर में इस तरह आएगा कि यहाँ लिखा होगा टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस P&L में, जैसे हो सकता है 5 लाख लिखा हो और उसके बाद नेट प्रॉफिट दिया हो 23 लाख रुपए। ये अकाउंटिंग P&L होता है, टैक्स के अकॉर्डिंग नहीं बना होता। तो हम नेट प्रॉफिट को उठाएंगे 23 लाख रुपए को और कहेंगे भाई तुमने तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस सारे डाल दिए होंगे, जो खर्चे गलत डले होते हैं उन्हें एड बैक करने के लिए वर्ड यूज होता है डिसअलाउड एक्सपेंस। तो पहले तो पूरे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस उठा के डिसअलाउ कर देने 5 लाख रुपए के, फिर यहाँ लिखना है लेस अलाउबल एक्सपेंस। वहां आपको सेक्शन याद आ जाए तो वेल एंड गुड है, 35D। कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैपिटल कुछ नहीं पता, नहीं पता सर, 5 लाख का 1/5 कर दो, मान लेंगे कि क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर ही है। ये करना स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अब अच्छे क्वेश्चन की बात, मान लो इसी क्वेश्चन में नीचे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दी हुई है, वहां लिखा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वाज 40 लाख। अब जो हमने नेट प्रॉफिट उठाया, नेट प्रॉफिट कितना था सर, कितना था 23 लाख, उसमें तो उसने 5 लाख डेबिट किए हुए थे, तो डिसअलाउ तो होंगे 5 लाख, ये आगे 28। अब यहाँ आएंगे अलाउबल, अलाउबल के लिए एक बढ़िया सा नोट बनाना, वहां आएंगे एक्चुअल, एक्चुअल है 5, वहां आप इसको कंपेयर करोगे 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से, बी पॉइंट होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज जस्ट 40 लाख, तो 40 लाख का 5% करके 2 लाख। आप कहोगे क्वालिफाइंग अमाउंट इज विच एवर इज लेस, कितना भाई 2 लाख, तो 35D में जाके जो डिडक्शन मिलने वाली है वो 2 लाख का 1/5 मिलने वाली है। इतना ही कई बार मुन्ना बस से बाहर हो जाता है बच्चे के, तो ध्यान से हैं, इधर बहुत बहुत ध्यान रखियो। कंपनी का सवाल होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ऑप्शन भी मिलेगी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है और ये कैसे निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मेनली जी पीपी की बात करेगा, लास्ट डे ऑफ द ईयर आपने देखना होता है। एक्सपेंशन के केस में एक्सपेंशन की वजह से जो नए पीपी आए वो देखने होते हैं। कंपनियों में कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यहाँ शेयर कैपिटल, डिवेंचर और लॉन्ग टर्म बोरिंग से। कंपनी नहीं है तो लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर देखो, न्यू प्रोजेक्ट कर रही है तो एक्सपेंशन की वजह से शेयर कैपिटल, डिवेंचर और कितने आए लॉन्ग टर्म बोरिंग वो देख लो। बाकी इस डिडक्शन के लिए भी ऑडिट की बात की जा रही है, थोड़ा इसको रिवाइज करके बैठे जी, अगले लेक्चर में और आगे बढ़ते हैं, अभी के लिए डन।